Good morning, study time only. Today is 28 May 2020 and we are going to discuss The Hindu summary एनालिसिस। तो यहाँ हम देखेंगे द हिंदू की समरी को, सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहने वाला है आज के। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो आपको लास्ट तक देखना है। हम यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स की मदद से ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ये हमारा फ्रंट पेज है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो ये पहला है, ट्रम्प ऑफर टू मीडिएट बिटवीन इंडिया और चाइना। तो ट्रम्प यहाँ पे ऑफर कर रहा है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प है, तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू आ रहा है उसमें वो मीडिएट का रोल प्ले कर सकते हैं, और मीडिएटर जैसे रोल प्ले कर सकते हैं और डिसीजन दे सकते हैं कि आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने एलएसी क्या होता है, एलओसी क्या होता है, ये लाइन कहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, कितना कैसा है, इसके सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। और हमने एक अलग से आईआर का सेशन लेके आए थे, जो एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे आप जरूर जाके देखिएगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन सारी चीज़ों को। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, जरूर से विजिट कीजिए हमारा चैनल के अंदर। चैनल के अंदर एक आईआर का प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, तो आईआर एडिटोरियल नाम से होगा। तो उसमें आप जरूर उस लेक्चर को जरूर से देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उसको देखने के बाद। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में आप हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले मूव करते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर। तो इसमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल के आए हैं, जैसे ये द स्वर्ण, एक तरीके से ये जो आर्टिकल निकल के आया है स्वर्ण। तो स्वर्ण के बारे में लोकटस जो था उसके बारे में, लोकस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लोकस्ट क्या है, कैसा क्या निकल के आया था। आई थिंक आप लोगों को मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स जोड़े गए हैं, तो वो सभी इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। अ मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर। अ मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर, यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि नोवल कोरोना क्राइसिस निकल के आया है, उसकी वजह से किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रस्ट डिफिशिएंट निकल के आ गई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे मेनली तमिलनाडु गवर्नमेंट की करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ पॉइंट्स हमने अलग से ऐड किए हैं इसके अंदर, तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग से एक आर्टिकल है, जो कि इस तरीके से कभी कभी आर्टिकल्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग आर्टिकल है, इसके अंदर से हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे किस तरीके से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है। देखिए, सब लोग बात कर रहे हैं नोवेल कोरोना के बारे की वजह से कि हमें ध्यान देना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, हमें सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी और हॉस्पिटल्स, लेकिन कोई भी एजुकेशन को ध्यान देने की बात नहीं कर रहा है कि एजुकेशन का क्या होगा। क्या जिस तरीके से आप लोग मेरा एक लेक्चर जो देख रहे हैं, और मेरी जो जो भी सीरीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब में कहीं पे भी ऑनलाइन फ्री माध्यम से देख रहे हैं, तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोग अपनी एजुकेशन, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिसोर्स कह सकते हैं आप। तो ये एक फ्यूचर है हमारा, यहाँ से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन जैसी चीज़ की। ऑनलाइन जहाँ लोग ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें लाइव सेशन में दे सकते हैं, जहाँ वो अपने डाउट्स भी पूछ सके। अगर जैसे कि आप लोगों को डाउट्स होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछते रहते हैं। मैं उनके रिप्लाई जरूर करता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो एक दिन के अंदर उनका रिप्लाई जरूर करता हूँ मैं। तो ये आप लोगों को भी करना है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आप अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा। स्टडी टाइम ओनली 717@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो इसके अंदर आप लोग ईमेल जरूर कर सकते हैं हमें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईमेल कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन का डाउट है तो ईमेल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपको कोई व्यू पॉइंट रखना है, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी आपका जनरल व्यू पॉइंट है, तो वो हमें बता सकते हैं। साथ में लेक्चर्स के बारे में कौन सा रिफॉर्म करने चाहिए हमें, वो चीज़ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। एक तरीके का फीडबैक आप वहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, द इको ऑफ माइग्रेंट फुटफॉल्स एंड द साइलेंस ऑन पॉलिसी। तो यहाँ पे माइग्रेंट जो वर्कर है उनके बारे में बात की जा रही है
काफ़ी अच्छे और काफ़ी कुछ अलग से पॉइंट इस आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं। जनरल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए थे, लेकिन इसके अंदर से कुछ अलग से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने नोट डाउन कर लिया है और आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट आर्टिकल, एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ देयर लेबर्स। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर एक अलग सा ये वेंकैया नायडू जी ने लिखा, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि इन्होंने लिखा है। तो आपको इस तरीके से पता भी होना चाहिए कौन कहाँ पे कैसा आर्टिकल लिख रहा है। इन्होंने फार्मर्स की बात करी है, इन्होंने फार्मर्स की बात करी है, साथ में ये देखिए गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब जब ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा है, फिर इसके बाद ये भी इस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम जा रही है फार्मर्स के साथ। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि फार्मर्स की जो फ्री, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। एपीएमसी के बारे में इन्होंने क्लियर करके बताया है, इन्होंने एग्रीकल्चर क्या मार्केट कहाँ क्या प्रॉब्लम जाती है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट है सप्लाई चेन रिकवर। देखिए हेल्प इन द सप्लाई चेन रिकवर, ये आर्टिकल भी इसके अंदर काफ़ी एक अलग से पॉइंट्स आए हुए। देखिए मैंने पहले बताया था कि आज के जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उनके जो व्यू पॉइंट है बहुत ही अलग देखने को मिलता है, जो आपकी एक नई थिंकिंग को डेवलप करेगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्पिंग सप्लाई चेन रिकवर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप हम क्या करते हैं, जनरली फोकस कर रहे हैं एसेंशियल आइटम्स के ऊपर, लेकिन हमको ये नहीं मालूम, क्या हम ये नहीं जानते कि ये एसेंशियल आइटम जो हैं कहीं ना कहीं लिंकेज इनका बना हुआ है नॉन एसेंशियल आइटम्स को। जिन आइटम्स को हम, जिन चीज़ों को हम नॉन एसेंशियल मानते हैं, अगर वो चीज़ें रुक जाएंगी तो एसेंशियल आइटम्स भी हमारे रुक सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के आर्टिकल को। तो आपको बहुत एक हॉलिस्टिक वे में एक अप्रोच, एक कुछ नई सोच, नई थिंकिंग, नए पॉइंट्स जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक लेक्चर को जरूर से जरूर देखना है आपको। ये देखिए पहला जो हमारा आर्टिकल है, ट्रस्ट द टीचर। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि चाइना का मॉडल है, यहाँ पे बताया जा रहा है, या तो आप चाइना जैसे मॉडल को अडॉप्ट कर लीजिए जहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ाए जा रहे हैं या इस तरीके से किया जा रहा है। नॉर्मली प्राइमरी लेवल तक वहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है वहाँ पे स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। सपोज कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसे इंटरेस्ट है, शायद सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे उसके स्किल्स बेस्ड चीज़ों को सिखाया जाएगा, उनको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सपोज वहाँ पे पढ़ाया जाएगा पीएन जंक्शन क्या होता है, वहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क करती है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो उनके जो मॉडल होंगे वो उसी टाइप से होंगे। ऐसा नहीं कि उसे फिर साइंस की चीज़ें पढ़ाई जाए, उसकी मैथ्स कैलकुलेशन पढ़ाया जाएगा कि वो जो कि उसके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसका यूज़ नहीं आने वाला। उसे कभी सोशल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी जो उसके काम आएगी। तो ये मतलब इस तरीके से वहाँ पे स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि चाइना का मॉडल है। तो हम कुछ चीज़ें से ले सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको सारी चीज़ें कॉपी करना है, हम एक एक चीज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, पर कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं वहाँ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में यहाँ पर बताया गया है द वैल्यू इट इंकरेजेस चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को, जो बच्चे होते हैं, उनके उनके आजकल क्या हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं उनके अंदर कुछ अलग सी वैल्यूज जो है डेवलप हो रही है, जैसे कि फियर ऑफ फेलिंग, तो वो फील ना हो जाए इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डर देखने को मिलता है। सेक्रीफाइस, वो जॉय को सेक्रीफाइस करते हैं। सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक तरीके से बढ़ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा, एक अलग व्यू पॉइंट आपके लिए बनाना की कोशिश करूंगा। कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो बच्चा है आज का, तो वो क्या होता है 9th और 10th में रहते हैं, तो वो हम लोग सोचते हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव में देखिए, देखने की कोशिश करिए, वो अपने आप को छोटा नहीं मानते। वो सोचता है कि हम बहुत बड़े हो गए, वो सारी चीज़ें कर सकते, वो सारी चीज़ें कर सकते, तो इसलिए वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम होता कि उनका डिसीजन सही है या गलत है। अब उनके ऊपर जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। आजकल का इन्वायरमेंट क्या हो
रहा है, आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे भी जो वीडियो गेम हो गए हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से फोकस बढ़ने लग गया। आजकल के स्टूडेंट्स जो हो गए, बच्चे जो हो गए, आउटडोर गेम्स में कम जाने लग गए। उसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें जो हो गई यहाँ पे डाउन हो रही हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक डिप्रेशन जो हो गया ना वर्ड, आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जो डिप्रेशन वर्ड है हमारे इंडिया में, ये सारे वर्ड्स अगर हम देखें हिस्ट्री उठा के, तो हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमारे यहाँ कभी होती नहीं थी। और आज की जगह पे ये डिप्रेशन चीज़ें जो हो गई काफ़ी बढ़ के आ गई है। स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी इस तरीके से प्रॉब्लम जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक असर देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कंसाइज होने की वजह से। अब देखिए सेक्रीफाइस और जॉय, अब कुछ ऐसे लोग बोलते हैं या फिर कि ये जो जॉय है, आपकी जो खुशी किसी चीज़ से मिलती है, उसकी डेफिनेशन को उन्होंने लिमिट कर दी है कि किसी चीज़ को लोगों को कहते हैं कि वीडियो गेम खेलिए उसी से खुशी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी, वो डिपेंड्स करता है कि हम उसे कैसा ऐड करवा रहे हैं, कैसा इस तरीके से हम किस तरीके से बिहेवियर, उनके आसपास का इन्वायरमेंट हम कैसा रख रहे हैं, तो उनको उसी चीज़ में खुशी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम उन्हें प्रोडक्टिव काम में लगाएं तो उनको उसी चीज़ से खुशी मिलेगी। जैसे बुक रीडिंग, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बुक रीडिंग काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें खेलना काफ़ी पसंद है, बाहर जाके खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, इस तरीके से चीज़ों को काफ़ी पसंद है। कुछ को क्रिएटिव वर्क करना पसंद है, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सारी चीज़ों में उनको खुशी मिलती है। तो हमको उनको डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव वे की तरफ, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। उनको जॉय जो है, ऐसा नहीं है कि जॉय सिर्फ वीडियो गेमिंग के अंदर ही मिलेगी कि आप वीडियो गेम खेल रहा है बच्चा तो खुश है, वरना वो खुश नहीं है। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है पबजी वगैरह। मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे केसेस भी देखने को मिले गए थे जब प्रीवियसली पबजी वगैरह खेलते हुए स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिए थे। बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जिनको खेलने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, वो डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज ऑफ द वीडियो गेम्स। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से भी जोड़े हुए हैं, जो आप भी चाहें तो अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिवनेस की जरूरत है। यहाँ पे जरूरत इन द सेंस कि आपस में मिलकर किस तरीके से आपको कंपटीशन करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो बात कही जा रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल है माइग्रेंट फुटफॉल से रिलेटेड। अब देखिए 2011 यहाँ पे कुछ ऐसे व्यू पॉइंट रखे गए, कुछ ऐसा डेटा रखा गया है कि कहीं मैंने पढ़ा था इस तरीके से, तो वो मैं आपको डेटा बता देता हूँ। देखिए हमारे एग्जाम के अंदर ये डेटा कभी भी रिलेवेंट नहीं होता कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं देखा था। आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बताना होगा, आप कहाँ से उठा रहे हैं वो डेटा, क्या वो डेटा सही है या नहीं। तो हम सिर्फ वही डेटा को सोर्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे इंटरनल माइग्रेंट्स की बात की जा रही है। अब देखिए इंटरनल माइग्रेंट्स बाय 100 मिलियन जो है 10 साल के अंदर इंक्रीज हुए हैं। मतलब टोटल जो 450 मिलियन माइग्रेंट वर्कर हो चुके हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है 45% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 2001 सेंसस के अनुसार यहाँ पे 309 मिलियन माइग्रेंट वर्कर हुआ करते थे। तो किस तरीके से इंटरनल माइग्रेंट्स वर्कर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जनरली इस आर्टिकल के अंदर कहा जा रहा है कि जो 1/3 इंडियंस हैं उसमें से थर्ड, मतलब एक तरीके से हर 3 इंडियंस में से एक इंडियन जो है माइग्रेंट वर्कर है। मतलब तरीके से माइग्रेंट है, वर्कर्स नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी वजह से वो माइग्रेंट हो रहा है जगह से दूसरी जगह। अब इंटरनल जो माइग्रेंट होता है मतलब मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन द कंट्री, कंट्री के विद इन आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे इंटरनल माइग्रेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है। आप इंटरनल माइग्रेंट्स क्यों कह रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सोचिए हमारी संविधान में इंडिया के अंदर दिया गया है, क्योंकि इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हो गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से अलग अलग करती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम जाती है। ऐसा कहिए कि जो कोई भी पर्टिकुलर एक वर्कर है या कोई भी माइग्रेंट्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने जा रहा है सपोज, या फिर किसी जॉब की वजह से जा रहा है, कुछ काम करने जा रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हमारे इंडिया के अंदर ही तो वो मूव कर रहा है। तो वो इंडिया में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी वो अपना घर बना सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। ये तो उसका अधिकार है, उसका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। तो ये आप इस तरीके से डिस्टिंक्स करके अलग अलग करके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आर्टिकल्स के अंदर कही गई है, बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, एक थोड़ा सा था जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकस रिलेटेड। देखिए इसके रिलेटेड हमने काफी डिस्कस किया हुआ है न्यूज के अंदर।
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है जोधपुर के अंदर है, तो ये आपको एक याद रखना होगा, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? ब्रीडिंग जो लोकस्ट है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, लोकस्ट की ब्रीडिंग। अब लोकस्ट की ब्रीडिंग की जब भी बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्रीडिंग मतलब बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब थ्रेटनिंग फार्मिंग, ये फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट का काम करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। आप लोगों ने देखा होगा टिड्डे टिड्डे टाइप के रहते हैं, तो उन्हें ही लोकस्ट कहते हैं। वार्निंग इंडियन ओशन, अब जो इंडियन ओशन है वहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वार्म हो गया है इस वजह से, और ज़्यादा तेजी से बारिश हो रही है, और वार्म क्लाइमेट की वजह से ये इनकी ब्रीडिंग जो है इंक्रीज हुई है। एक फैक्टर और भी है जिसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंडियन डायपोल, पॉजिटिव इंडियन डायपोल, ये एक फैक्टर है। अब मैं आपको ये फैक्टर और लोकस ये दोनों को समझाता हूं फिगर के माध्यम से। चलिए देखिए, ये है लोकस्ट, आप यहां पे देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये देखिए, ये मैं फिक्स कर देता हूं यहाँ पे। ये है हॉर्न और अफ्रीका, ये अफ्रीका का पार्ट है। तो ये हॉर्न और अफ्रीका से लोकस्ट यहाँ से चलता है, येमन में आता है, फिर येमन से ईरान पे आता है, फिर ईरान से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में गुजरात और राजस्थान की तरफ मूवमेंट होती है इसकी। तो जनरली क्या होता था कि पहले देखा जाता था कि सपोज येमन तक ही आया, और येमन में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके। फिर ईरान तक कुछ पहुंचे तो ईरान में डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पाकिस्तान तक अगर पहुंचे हैं तो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडिया तक पहुंच नहीं पाते थे जनरली। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखी जा रही है। तो पहले क्या होता था, इस तरीके से होता था, लेकिन रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, एक तो पेंडेमिक की वजह से एक प्रॉब्लम जारी, सभी लोग उसके अंदर बिजी हैं, थोड़ा सा कंट्रीज के बीच में रिलेशन अभी थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर है इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं दैट मीन्स पाकिस्तान में तो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके होंगे, और पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं मतलब ईरान के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताती हैं, और ये बहुत सारी चीज़, एक 150 किलोमीटर एक दिन के अंदर जो है ये ट्रेवल कर जाते हैं। तो इनकी जो स्पीड है बहुत तेज़ी से स्पीड है ये, मतलब 3 महीने के अंदर अच्छा खासा ये डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर बताया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, द रूट। देखिए, द लोकस्ट कमिंग टू इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात, ओरिजिन फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ट्रेवर्स मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, बिकमिंग कमिंग बाय पाकिस्तान मानसून लोकल 200 किलोमीटर एक दिन में ये ट्रेवल कर सकते हैं। गुजरात राजस्थान 150 से 200 किलोमीटर तक की इनकी स्पीड होती है, एक दिन में ये ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है। ये इतने की स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। यूथोपिया, ये देखिए आप, ये हॉर्न और अफ्रीका के अंदर आता है, तो यूथोपिया से यहाँ पे किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर ये पहुंच रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। दीज कैन होल्ड मैनी एस 18 मिलियन इंडिविजुअल। तो इनकी जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इन्हें रोका नहीं गया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनकी संख्या जो, इनके जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत कंसर्न का काम है, हमारी फूड सिक्योरिटी पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए, अब मैं आपको न्यूट्रल डायपोल समझाता हूं। ये है इंडियन ओशन डायपोल, IOD, न्यूट्रल फेस। एक होता है न्यूट्रल फेस, एक होता है नेगेटिव फेस, और एक होता है पॉजिटिव फेस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रल फेस के अंदर क्या होता है, नो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मतलब तरीके से यहाँ पे पानी बहुत तेजी से गिर रहा है जनरली, और इंडियन ओशन की तरफ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन है, तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल फेस। अब जब आप तीनों समझेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये है पॉजिटिव फेस इंडियन ओशन रीजन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कि हवा ऊपर उठ रही है और यहाँ से नीचे आ रही है, तो कूल हवा यहाँ से नीचे आ रही है, जो ठंडी हवा नीचे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल कम टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया हो गया। तो इंडियन ओशन के रीजन की तरफ यहाँ पे वार्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तो जनरली हमारे यहाँ देखने को मिला है पॉजिटिव फेस, जो बारिश हो रही बहुत तेजी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वार्म क्लाइमेट में ये बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं। लोकस्ट की जो हमने बात करी है, ये बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब ये जो नेगेटिव, मतलब एक तरीके से जो पॉजिटिव फेस है, वो ऐसा समझ लीजिए कि इंडिया की तरफ जब भी ज़्यादा बारिश हो रही हो, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन डायपोल रीजन। और जब नेगेटिव फेज है, मतलब इंडिया की तरफ कूल है और वहां पे बारिश नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? इंक्रीज कन्वेंशन, इंडिया की तरफ बारिश नहीं हो रही, इधर बारिश हो रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर, तो ये कहेंगे हम नेगेटिव फेज।
जब इंडियन रीजन की तरफ इंडियन ओशन डायपोल में बारिश कम हो रही हो तो। ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए तीनों में आप एक कंपेयर कर सकते हैं। न्यूट्रल फेस हो गया जहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ना यूएस अमेरिका एक तरीके से, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जनरली यहाँ होती है, और ना इंडियन ओशन डायपोल के अंदर होती है। और पॉजिटिव एक ये नेगेटिव आईओटी, मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी बारिश देखने को मिलती है, वार्मर कंडीशन देखने को मिलता है। और पॉजिटिव फेस में इंडियन ओशन रीजन की तरफ और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनकी तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, काफ़ी रेन देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है वार्मर क्लाइमेट। तो जहाँ पे भी वार्मर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म रहता है और पानी ज़्यादा गिरता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उसको हम पॉजिटिव आईओडी कहते हैं, इंडियन ओशन डायपोल। क्लियर हो गया पॉइंट ये आपको। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो लोकस्ट आपने डिस्कस कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब हम डिस्कस करते हैं इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। ये हमारा आर्टिकल है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जनरली यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर जो मेन पॉइंट्स बताया जा रहा है वो ये है कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूशन ऑफ द वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोड्यूस। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ इंडिया में फार्मिंग एक बिजनेस, एक तरीके से कॉमर्स, एक ट्रेड के जैसे नहीं देखा जाता है। फार्मिंग को एक कल्चर के जैसे देखा जाता है, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए एक डिस्टरबेंस का काम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक जब हम कल्चर की तरफ से देख रहे हैं तो हम उसको एक उस लेवल पे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारा जो ट्रेड है उसमें क्या हो रहा है, जो फार्मर्स के जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। जैसे एपीएमसी एक्ट हो गया, ईसीए एक्ट हो गया, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, एग्रीकल्चर एक्ट हो गया, ये दोनों एक्ट की वजह से फ्रीडम ऑफ ट्रेड यहाँ पे इनका खतरे में आ रहा है, कर्टेल हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द सोर्स ऑफ वायलेशन, इनकी वजह से इनका जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है इनका वायलेशन हो रहा है। क्यों वायलेशन हो रहा है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एपीएमसी एक्ट की डिस्कस किया हुआ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से एपीएमसी एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं कि जिनको यहीं मंडी में, स्ट्रीट मंडी में आके यहाँ पे सामान को बेचना होता है, फर्स्ट सेल यहीं पे करनी होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन है जो उनको एक तरीके से रेगुलेट करता है। तो उनका जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो एक तरीके से वायलेट हो रहा है फार्मर्स का। ये सारी चीजें बताई जा रही। इफेक्टिव लॉ की जरूरत है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है हमें लाने की, जो हम ला सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, फिशरीज के द्वारा हम सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मत्स्य संपदा योजना हो गई, हमने डिस्कस किया था पीआईबी सेशन के अंदर। तो ये सारी योजनाएं भी हमें पढ़नी होंगी। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो क्या है, एक तरीके से उनकी डाइवर्सिफाई करेगा इनकम को। तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बना के रखें, उनका फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहना चाहिए और उनकी जो इनकम है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। क्योंकि फार्मर ही हमारे इंडिया की बैकबोन है, आप ऐसा कर लीजिए। और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो फार्मिंग सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एपीएमसी एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आइए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आइए। अब ऐसा रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि आप इतना ही काम कर सकते हैं, आप इतना ही सारी चीजें कर सकते हैं, आप यहीं बेच सकते हैं। जहां उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, जहां उन्हें इस तरीके से लग रहा है वो स्टेट के बाहर है या अंदर, इट डजंट मैटर, वो कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है इंडिया पूरा हमारा कंट्री है और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर का अधिकार है और दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है हमारा, हम इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारे आर्टिकल 19 के अंदर दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये आता है, एक पार्ट होता है। तो इसके अंदर ये हमको अधिकार दिए गए हैं। तो ये फार्मर्स का भी एक फंडामेंटल राइट्स है जो इनसे कर्टेल किया जा रहा है, जो अभी जरूरत है कि हम इन सारी चीजों में चेंजेस लेके आए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हेल्पिंग सप्लाई चेन रिकवर। अब देखिए ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, हमने बताया था आपको कि एसेंशियल थिंग्स और नॉन एसेंशियल थिंग्स दोनों को एक दूसरे से क्या है, लिंकेज बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप फोकस कर रहे हैं बस एसेंशियल थिंग्स में कि जो फूड आइटम्स है बस वो एसेंशियल थिंग्स है, लेकिन नॉन एसेंशियल थिंग्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप इसे मान सकते हैं कि नॉन एसेंशियल है, बट एट द लॉन्ग रन आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो नॉन एसेंशियल है। अगर नॉन एसेंशियल थिंग्स नहीं रहेगी तो आपकी जो एसेंशियल थिंग्स है वो भी नहीं आ पाएगी। चलिए हम इसको एक चेन की मदद से समझते हैं। माइनिंग, जैसे सपोज माइनिंग हो रही है
तो माइनिंग की वजह से क्या होता है, मेटल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बोलेंगे कि माइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनिंग बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, लेकिन जो मेटल से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी से मशीन बन रही है। अब मशीन जो बन रही है उसी से क्या हम यूज कर रहे हैं, यूज टू सो सीड्स, हार्वेस्ट क्रॉप। अब जो बुआई होती है, बुआई भी उसी से होती है, और फिर बाद में जो कटाई होती है फसलों की वो भी उसी से होती है। तो बोया भी जाता है मशीनों की मदद से, और हार्वेस्ट भी मशीनों की मदद से किया जाता है। तो जनरली ये सारी चीज़ें, और ट्रांसपोर्ट वगैरह करना, फ्यूल वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से डिपेंड कर रही है, मशीन पे डिपेंड कर रही है। मतलब नॉन एसेंशियल सर्विसेज पे डिपेंड कर रही है, नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हो रहा है पॉइंट में, अब किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक दूसरे से सारी चीज़ें डिपेंड है। अगर सोचिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो डाउन स्ट्रीम सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर हैं, जो फ्लोर बना रहे हैं, आप आटा वगैरह बना रहे हैं और जो ब्रेड वगैरह तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप क्या होती जाएंगी, नीचे आती जाएंगी, डाउनफॉल में जाती जाएंगी, और इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये इनकी सप्लाई कम हो जाएगी। जनरली ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो जिस चीज़ को आप एसेंशियल आइटम कह रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी अगर नॉन एसेंशियल आइटम्स कहीं से हट गई। तो क्या हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट की गई है, एक साइकिल जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है। हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से डिपेंड है, किसी न किसी चीज़ के ऊपर लिंक की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया गया है ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स का। देखिए, ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट मे बी नॉन एसेंशियल इन शॉर्ट रन, तो मे बी पॉसिबल कि शॉर्ट रन में ये नॉन एसेंशियल हो सकता है, बट एसेंशियल एज अ फूड कैरिंग ट्रक्स। अगर वही जो ट्रक है आप जिसे नॉन एसेंशियल कह रहे थे, तो ये सपोज ये ट्रक है, इसको आप नॉन एसेंशियल कह रहे थे, लेकिन अगर यही ट्रक्स जो है फूड आइटम्स को कैरी करने लगेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, तो यही जो ट्रक है एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम कहलाएगा, क्योंकि यही सप्लाई कर रहा है आपके एसेंशियल आइटम्स को। तो एसेंशियल आइटम को एसेंशियल आइटम बने रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, नॉन एसेंशियल आइटम्स की, नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट था जो हम जनरली नहीं सोच पाते हैं, जनरली आंसर राइटिंग के अंदर नहीं लिख पाते हैं, तो इसको आपको जरूर से लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था हमारा। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ढेर सारे लोगों में आप शेयर करते रहिए। लोगों को बताइए किस तरीके से हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईबी वाला सेशन को बिल्कुल देखना ना भूलिए, और साथ में जो करंट अफेयर्स का हमारा सेशन आता है एमसीक्यू बेस्ड, जो हम वहां पे डिस्कस करते हैं, तो उसको जरूर से देखिए, काफी आपका हेल्पफुल होगा। एक एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक मैं बताता रहता हूँ, बीच बीच में वहां पे डिस्कस करता रहता हूँ, किस तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, चीज़ों को वहाँ पे एक दूसरे से हटा सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं उस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वो जरूर से जरूर देखना है और फॉलो करते रहिए। एट द एंड आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।